वेलकम टू द वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपल्स के लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में, क्योंकि बाइक चल चुकी है 27,000 किलोमीटर, ओनरशिप के हो चुके 3 ईयर्स और बाइक ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है। लद्दाख, संस्कार, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ऑफ रोड, हाईवेज, सब कुछ। तो ये सब मिलाकर जो मेरा 3 साल में और 27,000 किलोमीटर चलाने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में बात करेंगे ये वीडियो में। तो ये है हमारा लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ एक्सपल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है बाइक की रिलायबिलिटी और बाइक का परफॉर्मेंस। ये बाइक आती है 200 सीसी के सेगमेंट में, जो कि बोले तो डेली कम्यूट और ये हिसाब की मतलब सेगमेंट में आता है 200 सीसी। अगर मैं अपना खुद का इसका परचेज़ का रीज़न बोलूँ तो मेरा रीज़न यही था कि मुझे करना था ऑफ रोडिंग और कम्यूटिंग। यही पर्पज़ से मैंने ये बाइक ली थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये बाइक लेकर टूर करूँगा, और वो भी इतना लंबा वाला। तो दैट्स ऑल। पर आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस। तो ये बाइक का जो इंजन है जो है 200 सीसी, स्पेक्स के बारे में नहीं बात करते, पर इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। उमलिंगला का जो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उसके ऊपर आराम से चढ़ गई थी। थोड़ी सी पावर लैग होती है, पर हाई एल्टीट्यूड में एफआई के वजह से वो अच्छे से चल रही है। वहाँ पे देखा था हमने एनएस नहीं चढ़ पाई थी कुछ कुछ पुरानी वाली मॉडल्स, और एफजी नहीं चढ़ पाई थी एक, पर दूसरी वाली चढ़ गई थी। तो बाइक के हिसाब से किसी किसी को दिक्कत हो रही थी, किसी को नहीं हो रही थी, पर हाँ वहाँ पे हो रहा था ये सीन कि बाइक्स नहीं चढ़ी। तो वहाँ पे ये बाइक चढ़ गई, मतलब सबसे एडवर्स कंडीशन में ये बाइक ने परफॉर्म किया अच्छे से। तो परफॉर्मेंस में हेड्स ऑफ। दूसरी बात करते हैं रिलायबिलिटी की। तो अब तक जितनी लंबी टूरिंग की है या तो ऑफ रोडिंग किया है, कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, बाइक में कोई मेजर इशू नहीं आया है। सिर्फ एक बार फ्यूल पंप का इशू आया था। फ्यूल पंप के इशू में हुआ था ये कि बाइक चली थी लो फ्यूल में, तो उसकी वजह से फ्यूल पंप ख़राब हो गया था ओवर टाइम। तो अब आते हैं टॉपिक नंबर 2, मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो ये बाइक ओन करने में हमको कितना कॉस्ट लगता है? बहुत ही मिनिमल। अगर आप कंपनी से सर्विस कर रहे हो तो बहुत ही सस्ते में हो जाएगी। पर अगर आपका यूज़ मेरे हिसाब से है, जो कि ऑफ रोड ओरिएंटेड टूरिंग, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है इंजन पे, थोड़ा ज़्यादा बाइक के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो उस कंडीशन में मैं करता हूँ सर्विस अपने हिसाब से अपने टाइम पे। वैसे आप रेगुलर यूज़ में कंपनी की जो सर्विस गाइडलाइंस होती है उस हिसाब से चल सकते हो। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है कंपनी का जो कॉस्ट होता है उससे थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से मेरा जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो रहता है रेगुलर इंटरवल पे ऑयल चेंज, फॉर्क का ऑयल चेंज, और उसके साथ में चेंज होती है एयर फिल्टर। तो मेरा जो रेगुलर सर्विस का इंटरवल में जो मेरा सर्विस होता है वो 2000 के अंदर आराम से हो जाता है। स्प्रॉकेट भी मैंने अभी जो स्टॉक आता है वही डलवाया, उसमें कुछ चेंज नहीं किया है, वो भी सस्ता ही है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप वेरी मिनिमल है, और उस रेंज में अगर आप बजट राइडर्स हो तो आपके लिए ये बेस्ट है बाइक फॉर टूरिंग, फॉर कम्यूटिंग और फॉर ऑफ रोडिंग। सब यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से मैं देता हूँ इसको थम्स अप, बहुत ही सस्ती है। तो अभी बात करते हैं राइड कंफर्ट एंड अर्गोनॉमिक्स ऑफ द बाइक। तो ये बाइक का राइड कंफर्ट, नैरो सीट, ऑफ रोड ओरिएंटेड, कम्यूटिंग के लिए, टूरिंग के लिए ये बाइक उस टाइम पे नहीं बना था। अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ और सोच रहा हूँ, लोगों ने टूरिंग के लिए इसको यूज़ करना चालू किया। तो इसकी सीट जो है वो थोड़ी सी मतलब अनकंफर्टेबल है कुछ लोगों के लिए। मैं पहले से लॉन्ग टूर्स कर रहा हूँ, ड्यूक 308 पे किया, तो उसके सीट्स बहुत ख़राब है, और हाइट कम है तो मैं कुछ नीचे यूज़ भी नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से मैं तो पूरा मतलब यूज़ टू हो चुका, तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं होता। पर हाँ, लोगों के हिसाब से ये बाइक का सीट थोड़ा लॉन्ग टूर के लिए कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़, राइडिंग ergonomics, तो ये परफेक्ट ट्रायंगल बनाता है, इस पे आप आराम से बैठ सकते हो, और आपका सीटिंग पोजीशन भी बहुत अच्छा आता है। ये कुछ इस हिसाब से। तो आपका जो ऑलमोस्ट ट्रायंगल कंप्लीट होता है, जो राइडिंग ट्रायंगल बोलते हैं,
आपके जो फुट रेस्ट है उसके ऊपर ही आपकी सीट रहेगी और कंफर्टेबल रहेगा। और मैंने यहाँ पे राइजर्स लगाए, उसकी वजह से क्या थोड़ा अपराइट ज़्यादा रहता है। और आप देख सकते हो मेरे पैर कितने पहुँचते हैं इस बाइक के ऊपर, जस्ट टिपटोइंग। तो उस हिसाब से ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबल मुझे लगती है। मुझे तो मज़ा आता है भाई, एकदम लाइट वेट है, एकदम इजी टू राइड, इजी टू मैनूवर, बहुत ही कंफर्टेबल मेरे हिसाब से। मुझे तो मज़ा आता है भाई, हैंड्स अप। की बात करते हैं टूरिंग एक्सपीरियंस का। टूरिंग एक्सपीरियंस ये बाइक के ऊपर एकदम ही इतना ड्रॉप रहा। क्यों? क्योंकि इसका फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छा है। सिर्फ 10 लीटर का टैंक है, पर इसका फ्यूल रेंज मुझको मिल जाता है आराम से 400 किलोमीटर के आसपास, एकदम इजीली। और जब मेरा हाईवे से थोड़ा मैं मतलब लोकल रूट्स पे निकल जाता हूँ, तो वो टाइम पे मेरा जो रेंज है वो 450 से ऊपर चला जाता है। तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास मेरा फ्यूल रेंज, जो इसका टैंक का फुल टैंक का जो फ्यूल रेंज आता है, 500 के आसपास मुझे मिलता है। यस, हाईवे पर मुझे 40 टू 45 आराम से मिल रहा है। हाईवे छोड़ दे, 45 प्लस का मुझे रेंज इस पे मिला है। तो टूरिंग का एक्सपीरियंस उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए। राइड चिप, फ्यूल इकोनॉमी बढ़िया है और कंफर्ट भी है। बस थोड़ा स्पीड का इशू लगता है, पर अगर आप मान लोगे ना कि ये बाइक का कैपेसिटी इतना है, मुझे इसको इसी हिसाब से चलाना है, तो आप आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप एक्सपल्स लेने के बाद ये सोचते हो कि मैं इसको ड्यूक 390 या तो एडवेंचर 390 की जगह से चलाऊंगा, तो आपको दिक्कत होगी। आपको ये एक्सेप्ट करके चलना है कि भाई मेरे पास 200 सीसी का बाइक है, तो उसको उसी हिसाब से चलाएं, तो आपको मज़ा आएगा टूरिंग में। ना मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैंने इसको इतना लंबा लंबा रूट पे चलाया है। स्पीति, लद्दाख, लद्दाख का लोग सिर्फ लद्दाख का टूर करते हैं, मैंने लद्दाख के साथ में संस्कार किया, सच पास किया, उमलिंगला, ये सब कुछ कवर किया मैंने लद्दाख के राइड में। तो ऑलमोस्ट मंथ लॉन्ग राइड था और मैं आराम से घूमा, कोई ब्रेकडाउन नहीं, कुछ नहीं। फ्यूल इकोनॉमी एकदम बढ़िया। सच पास में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, उमलिंगला में कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आया। टूरिंग में मज़ा आता है भाई। तो अभी बात करते हैं ऑफ रोड एक्सपीरियंस। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि बाइक ऑफ रोड के लिए भाई एकदम मक्खन बाइक है। अगर आपको ऑफ रोडिंग सीखना है, आपको ऑफ रोडिंग के लिए इंटरेस्ट हो और आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, तो आप बेझिझक ये बाइक ले लो। मेरे को तो बहुत सस्ते में पड़ी थी, इसीलिए मैंने ले ली थी। 1.5 लाख भी नहीं हुए थे, 1,30,000 में मुझे ये बाइक मिला था। और मेंटेनेंस भी कम है, तो ऑफ रोड के लिए ये सबसे फ्रेंडली बाइक है। अब अगर मेरे हिसाब से मैं बोलूँ, इन माय ओपिनियन, तो ऑफ रोड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडिया के अंदर। अगर आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो। फ्यूल एफिशिएंसी, मैंने ये बाइक पे 40, 45, 48, 49, ऑलमोस्ट 50 तक मैंने फ्यूल एफिशिएंसी निकाली है इस बाइक में। और वो भी फुल टैंक टू फुल टैंक। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े किलोमीटर चलाया फुल टैंक किया, फुल टैंक किया, पूरा खाली किया, फिर से रिफ्यूल किया और उसके बाद मैंने फ्यूल इकोनॉमी निकाला। तो हाईवे पर मुझे ये आप 40 के अराउंड आराम से दे देती है। उसके बाद में जैसे ही इंटरनल रूट्स पे, मतलब मेन जो एक्सप्लोरेशन का जो फेज़ चालू होता है, वहाँ पे बाइक आउटसाइन करती है फ्यूल एफिशिएंसी में। आराम से मुझे 45 के ऊपर ही मिली है। क्योंकि वो फेज़ में बाइक का क्या होता है कि बाइक 60 टू 80 के बीच में ही चलती है, या तो फिर धीरे चलती है। 90-100 के आसपास जाने का मौका ही नहीं मिलता। तो वो फेज़ में मतलब बाइक फुल आपको, जो इसका पोटेंशियल है उस हिसाब से आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये उस हिसाब से बहुत ही सस्ती है। क्योंकि अगर मैं आपको मेरा लास्ट राइड का जो मैं फ्यूल कॉस्ट बता रहा हूँ, वो कुछ 4500 किलोमीटर्स की राइड थी और उसमें फ्यूल का जो कॉस्ट था वो था 8500 रुपीज़। और उसमें फ्यूल का जो प्राइस था वो 90 टू लेकर 110, 114 तक, ऐसे कुछ रेंज में था अलग अलग। तो इस हिसाब से मैं बोलूँ तो बहुत ही चीप है। फ्यूल एफिशिएंसी के लिए सबसे बेस्ट बाइक है, टूरिंग के लिए, कम्यूटिंग के लिए, सभी के लिए यार। अगर आप पॉकेट फ्रेंडली राइडर हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अभी बात करता हूँ मॉडिफिकेशंस एंड अपग्रेड्स। तो इसमें मैंने सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन किया था वो है ये दोनों फॉग लाइट्स, और उसके ऊपर के ये वाले जो सिग्नल लाइट्स है, बल्ब, वो वाले चेंज किए थे मैंने। और ये फॉग लाइट मैड डॉग की। तो ये मेरा सबसे पहला अपग्रेड था। और अभी मेरा सबसे लास्ट अपग्रेड ये वाली विंडशील्ड है, जो कि नए वाले एक्सपल्स की है।
फिर एक और एक जो मॉडिफिकेशन इसमें हुआ है ये है हैंड गार्ड्स, बहुत ही सस्ते और बहुत ही रिलायबल। इसके अंदर एल्यूमिनियम का बार लगा हुआ है, ऑलमोस्ट बार्क बस्टर के जैसे ही है। उसके बाद का ये एक और एक अपग्रेड नीचे वाला जीपीएस माउंट, उसके ऊपर लगा है ये चार्जर जो कि वायरलेस है। थोड़ा महंगा है पर अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक और एक मॉडिफिकेशन ये है ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स। छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस की बात करें तो ये मैंने एक्सपल्स का जो प्रो मॉडल अभी आ रहा है नया रैली वाला, उसका ये लीवर लगा है ब्रेक का, जो कि ऑफ रोड हिसाब से है। और वैसे ही ये साइड पर मैंने लगाया है ये रैली मॉडल का गियर लीवर, जो कि स्टॉक वाले से थोड़ा सा लंबा आता है। तो वो क्या होता है कि राइडिंग बूट में थोड़ा इजी पड़ता है। और यहाँ पर एक और एक मॉडिफिकेशन किया था हमने क्रैश बार बैग्स लगाने के लिए, जो हाइपर राइडर का क्रैश गार्ड आता है वो लगाया था। तो बस इतने ही कुछ मॉडिफिकेशन इसमें हमने किया है और उसमें से आधे निकाल भी लिए हैं। तो यही है हमारा छोटा मोटा सा साथी। और हाँ, मॉडिफिकेशन के नाम पर ये टायर भी बोल लेते हैं, जो कि राइज मोटो के हैं ट्रेल आर। तो अभी आते हैं फाइनल थॉट्स पे, प्रोज और कॉन्स। व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट दिस मोटरसाइकिल और व्हाट्स नॉट सो ग्रेट। तो सबसे पहले बातें करते हैं व्हाट्स सो ग्रेट। इंजन, सस्पेंशन एंड तीसरी चीज़ है लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, सबसे बेस्ट। चौथी चीज़ है फ्यूल एफिशिएंसी। तो ये चारों चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है बाइक में। व्हाट्स नॉट सो ग्रेट, हाईवे पर थोड़ी अंडर पावर लगती है, ऑफ रोड में कभी कभी थोड़ी अंडर पावर लगती है। और हेडलाइट, हेडलाइट बहुत वीक है। सिटी में चली जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑफ रोड में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और रोड्स पे रात के टाइम पे हाईवे पे बहुत दिक्कत होगी, कुछ भी नहीं दिखता। अगर आप एकदम क्लोज थ्रो कर दोगे तो आपको दिखेगा, दूर रखोगे तो नहीं दिखेगा। हैंड गार्ड्स बेकार आते हैं। हाँ मतलब मड डिफ्लेक्टर्स के जैसे आते हैं तो उस हिसाब से वो सही थे। अभी नया मॉडल है उसमें थोड़े अपग्रेड हुए, प्लास्टिक का होता है पर मेटल का नहीं होता। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेटल के हिसाब से देखो तो वो आपको डैमेज कर सकता है, आपके हाथ को भी। उससे अच्छा है कि ब्रेकेबल ही लेने चाहिए। दैट्स पोइट्री डिबेट, तो उसको हम डिबेट के लिए रखते हैं। अभी आता है लास्ट क्वेश्चन पे, क्या मैं फिर से ये वाली बाइक लूँगा? एकदम 100% भैया, क्योंकि ये बाइक इतनी सस्ती है, इतने अच्छे से मेंटेन हो जाती है, पार्ट्स सस्ते हैं, गिरने पर खर्चा कम होता है। 3 साल की ओनरशिप में मेरा कोई मेजर एक्सपेंस ही नहीं है इसमें। एक ही हुआ था, वो भी मैनुअल गलती के कारण, जो कि था फ्यूल पंप का। उसका कोई इससे बड़ा खर्चा नहीं हुआ है। आई डेफिनेटली गो फॉर, मैं डेफिनेटली एक्सपल्स 210 को, अभी शोरूम नहीं है यहाँ पे साउथ गुजरात में, तो उसको चला के देखेंगे। अगर उसमें अच्छा लगा, इससे बेटर लगा, तो एक्सचेंज का कुछ ऑफ़र रहेगा तो चेंज कर लेंगे। और अभी हमारी बड़ी वाली जो ड्यूक 390 उसको भी चेंज करने का प्लानिंग चल रहा है। अभी देखते हैं उसके सामने कौन सी बाइक लेता है। पर हाँ, ये बाइक तो भाई मैं फिर से ले सकता हूँ, फिर से मज़ा आएगा, क्योंकि ये बाइक इतनी फ़न टू राइड है, इतनी मज़ा आती है। आप स्ट्रेस जो निकालने के लिए राइड करते हैं ना, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ एक तो ये है, दूसरी 390 है बजट के सेगमेंट में। फ्यूल इकोनॉमी में सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी है। तो हाँ, मज़ा आती है। बाइक तो डेफिनेटली फिर से लेंगे ही। तो दैट्स ऑल, इतना ही है वीडियो में लॉन्ग टर्म रिव्यू में। इससे ज़्यादा क्या ही बातें करेंगे, तो इतना इनफ है लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।